हेलो एवरीवन, वेलकम टू MCS MP सिविल सर्विसेज क्लासेस, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी कैप्सूल को हम देख रहे थे। और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आज ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी अगली क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के MCs को सॉल्व करेंगे। ओके, जिससे हमारा जो टारगेट है यूनिट 5 के 10 क्वेश्चन आने का, उनको सॉल्व किया जाए पूरे 10 के 10। ओके, सो हमने एक सिलेबस देख लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फेडरल एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये जितना भी था एक डिटेल से डिस्कशन कर लिया है, कैसे क्या क्वेश्चंस बनेगा और इनको आगे फर्दर लेक्चर्स में समझा जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, क्यों थी और कैसे ये बनी, कैसे मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में पहली बार इसकी फॉर्मली डिमांड करी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पहली बार मांगा और अपने 1936 के सेशन में इसको अप्रूव किया। देन ये सिलसिला चलता है और फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 में इस बात को मान लिया जाता है कि भैया इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, जिसकी कंपोजिशन ये होगी, कहाँ गया ये कंपोजिशन 389 सीट्स की होगी, 292 प्लस 4, ये हमारा क्या रहेगा, ये ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, ये ब्रिटिश प्रोविंस है 296 और 93 आएंगे हमारे प्रिंसली स्टेट से। ये क्या होंगे, ये होंगे भैया इलेक्टेड। कैसे इलेक्टेड होंगे? चुनाव के आधार पे। और कैसा चुनाव होगा इनका? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और ये क्या होगा, 93 ये होंगे नॉमिनेटेड। सो इसीलिए हमारी बॉडी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि ये पार्टली इलेक्टेड है एंड पार्टली नॉमिनेटेड है। ओके, सो इलेक्शंस हो गए। इलेक्शन में कौन कितनी सीट जीत के आया इसको याद रखिए, हमने देख लिया था। देन वर्किंग कैसे हुई, पहली बार ये लोग मिलते हैं 9 दिसंबर 1946 को, 1946 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, जो कि फ्रैंक एंथनी को अपना डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं या डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करते हैं। देन 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी दोनों को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है असेंबली का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा था हमने, जिसको फर्दर हम आज किस नाम से जानते हैं, मॉडर्नली प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या हुआ था, फंडामेंटल्स और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया। और ये पास कब हुआ इसकी डेट को याद रखिएगा प्लीज, 22 जनवरी 1947, जो ये 3 स्टार लगा हुआ है इसको प्लीज याद रखिएगा। देन ये हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को देखा, जिससे हमारी असेंबली के ऊपर क्या फर्क पड़ा, एक सॉवरेन बॉडी बन गया, इसका ड्यूअल रोल हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी काम करेगा और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगा। और फर्दर हमने देखा कि मुस्लिम लीग की सीट्स को हटा दिया गया, जिससे हमारा इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो क्या बन गया, 299। क्या बना था, 299, ये भी हमने देखा था। और ये 299 के अंदर भी कैसा स्ट्रक्चर था वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, देन बेसिकली 229 ब्रिटिश प्रोविंस से हो गया था और 70 कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से हो गया था। ओके, सो चलते हैं, कमिटीज हमने देखी थी। अब ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ कमिटीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ मेजर होंगी कुछ माइनर होंगी। और इसको हमने याद करने के लिए क्या देखा था कि जो लीडर्स होंगे उनके बेसिस पे आप याद करिए तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आप और दूसरे तरीके से भी अगर आपके पास बेहतर तरीका है तो आप याद कर सकते हैं। ओके, सो माइनर कमिटीज हमने देखी, ये छोटी छोटी कमिटीज थी और इसके अंदर मेन जो हाईलाइटेड है उनको आप याद करिए। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देखी थी, ये पहली बार कब बनी, 29 अगस्त 1947, इसको डेट को याद करिए। और फिर उसके बाद इसके कौन कौन मेंबर रहे, इसका क्या सिंबल था और इसको कितने दिन इसने मीटिंग करी, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने सेशन देखे, टोटल 11 सेशन में मिलते हैं और फाइनली 24 जनवरी 1950 को सभी लोग मिलते हैं साइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इसका सिंबल क्या था, ये हाथी था, ये हमने देखा था। देन एनेक्टमेंट और कमेंसमेंट में क्या अंतर है, इस चीज को समझा था। अगर कमेंसमेंट की डेट आएगी, एग्जाम में पूछता है, तो उसकी आंसर क्या होगा उसको समझा था। और अगर एनेक्टमेंट या एडॉप्शन की डेट आती है तो आंसर क्या होगा, ये भी हमने देखा था। ओके, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इसी चीज को एक आर्टिकल में भी लिखा गया है, जिस आर्टिकल का नंबर है 394। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत कम कोचिंग्स में ये पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने देखा कंपोजिशन के अंदर कितनी महिलाएं हैं और इन महिलाओं के नाम याद करने की कोशिश करी। ये मेनली हमें इनका नाम याद ही रहता है, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणाणी वेल्युंथन, ये ओनली दलित वुमेन थी जो कि कहाँ से आई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, हंस हंसा मेहता जी हो गई, दुर्गाबाई देशमुख हो गई। ओके, सो अब इधर हमने देखे थे नाम जो हमने बहुत कम सुने हुए हैं, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय एंड पूर्णिमा बैनर्जी। आप बताइए मुझे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
ये किस महिला ने सजेस्ट किया था या किसने विचार दिया था कि इसको हमारे संविधान में जोड़ा जाए या इसको सपोर्ट किया था। ओके, चलते हैं आगे। ये हमने देख लिया था सबको, और चलते चलते लास्ट में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन था। फ्रैंक एंथनी, रतन लाल मालवीय, सेठ गोविंद दास, हरिशंकर गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबूराम साहेब पंडित, शंभुनाथ शुक्ल, सीताराम जाजू, अवधेश प्रताप सिंह, मास्टर लाल सिंह और HV कामत। इनके अलावा और भी कई लोग थे, लेकिन अभी हमारे पास इतने ही नाम काफ़ी हैं। ठीक है, और ये भी हमने देख लिया था कि कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। CP बिरार कर रहा था, भोपाल, विंध्य और मध्य भारत। इनकी सीट हमने, सेंट्रल प्रोविंस की हमने सीट देख ली थी, कितनी थी, 17। भोपाल की सीट 1 थी, विंध्य की 2 थी जहाँ तक है, और मध्य भारत की 3 सीट थी। ओके, इतना कंट्रीब्यूशन था इनका हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बाद में इन्हीं सबको मिला करके, इन चारों स्टेट को मिला करके जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो इन्हीं सब स्टेट्स को मिला करके क्या करा गया, मध्य भारत का गठन, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ओके, ये थे। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट्स बस मैक्सिमम याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि सारा याद नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है और एक एक फैक्ट को कवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बार देख लेते हैं इनको, और उसके बाद क्रिटिसिज्म देखेंगे और इस क्लास को ओवर करेंगे। देन हम फिर MCQs देखेंगे अगली क्लास में। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा। फ्रैंक एंथोनी, ये हम सबसे पहले देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्विक रिवीजन में भी आपको बताया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे ये, और इन्हीं को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया एज ए डिप्टी स्पीकर। किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अपने लिए। ठीक है, इस कौन सी प्रैक्टिस के द्वारा ये करा गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, और ये भाई साहब क्या हुआ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो हमारे लिए लोकसभा के अंदर अपॉइंट किए जाते थे, अब तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन टिल 1993 ये लगातार अपॉइंट होते रहे एज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से 1993 तक, केवल 6th और 9th असेंबली को छोड़कर। ओके, और इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इतने ही फैक्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगे तो याद कर लीजिएगा, वैसे काफ़ी है, इतना आपका काम हो जाएगा। ओके, और ये कौन सी स्टेट से आए थे, सेंट्रल प्रोविंस से, ही हमने पहले भी देखा था और एक बार और आपको रिवाइज करवा दिया है। नाउ, रतन लाल मालवीय जी, इनको लेबर्स का लीडर, मेनली श्रमिकों का नेता माना जाता था, और ये सेक्रेटरी थे किसके, HSS, हरिजन सेवक संघ। किस चीज़ के सेक्रेटरी थे ये, हरिजन सेवक संघ के। ठीक है, ये किसने बनाया था, गांधी जी ने, और ये कब बने थे, 1932 में। कब बने थे, 1932 में। और ये एक कमेटी बनी थी, नेगी कमेटी, 1956 में, 1956 के अंदर एक कमेटी बनी थी, नेगी कमेटी। उस किस चीज़ के ऊपर, रिलीजन कन्वर्जन के ऊपर। ये उसके भी मेंबर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इनका। और ये एक फैक्ट और अगर याद रखना चाहें तो 1954 से 1960 तक ये क्या रहे हैं, डिप्टी लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी लेबर मिनिस्टर। चलते हैं आगे। अवधेश प्रताप सिंह, आई एम श्योर इनका नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, और ये 1948 में क्या, विंध्य प्रदेश के CM रहे हैं। कौन, अवधेश प्रताप सिंह। और ये बेसिकली कहाँ से आते हैं, ये आते हैं सतना से। ओके, सतना को शायद अभी बाइफरकेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, डिवाइड कर दिया है, दूसरा स्टेट इससे काट कर। कौन सा स्टेट है बताइए आप मुझे, एक बार रिवाइज करिए, और किस डेट को ये स्टेट बना ये भी याद करिएगा एक बार। ओके, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, न्यूज़ में चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। और इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनी है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ये कब बनी आप देखिए, एक बार गूगल करिए, और इसको UGC का स्टेटस कब मिला, UGC से अप्रूव कब हुई, बेसिकली ये है। ठीक है, देन ये विष्णु विनायक सर बेटे, इनको हम सब जानते हैं, इंदौर से आते हैं। 1966 में इन्हें पद्म भूषण मिला, और ये डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के। ओके, और इनके नाम पे शायद इंदौर का बस स्टैंड भी है। ओके, इतना फैक्ट हो गया किसके बारे में, विष्णु विनायक सरबटे जी के बारे में। अब बाबू राम साहेब पंडित के बारे में भी देख लेते हैं। इनको क्या हुआ, 1966 में, 1966 में पद्म भूषण से नवाजा गया, और इन्होंने कैंपेन चलाई थी कि भैया ये चाहते थे कि भैया कंप्लीटली बैन हो जाए, क्या, शराबबंदी पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए, शराबबंदी जो है कंप्लीटली
स्टेट के अंदर शराब को प्रोहिबिट कर दिया जाए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे सेठ गोविंद दास जी। इनका नाम आई एम श्योर आपने मॉडर्न हिस्ट्री जब एमपी के आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ते हैं, जब एमपी का पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपने सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर आपने इनका नाम पढ़ा होगा। ये ऐसे बंदे थे जो चाहते थे कि भाई हमारा संविधान क्या हो, केवल हिंदी के अंदर हो, क्या हो, केवल हिंदी के अंदर। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, लोकसभा के अंदर दूसरी लोकसभा, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सब में कब ये क्या हुए, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए। ठीक है, इतना हो गया इनका फैक्ट। और भी कुछ अगर फैक्ट हो तो मैं आपको बता देता हूँ। और इन्होंने एक नोवेल लिखी थी, अगर आप ये फैक्ट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था क्या, चंपावती सोमलता। चंपावती सोमलता। ओके, सो ये इतना फैक्ट हो गया। देन हम चलते हैं किसके, इनके ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट थे हमारे एमपी से, हरि विष्णु HV कामत, जिन्होंने जनरली शॉर्ट फॉर्म से कहा जाता है क्या, HV कामत। इन्होंने ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, ये आते थे सर आज के टाइम के होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। और बेसिकली इनका योगदान क्या था, जो ये ओथ लेते हैं कौन, मिनिस्टर्स और जितने भी हमारे सांसद वगैरह होते हैं, उस ओथ में, ठीक है, ऑन द स्वेयर ऑफ गॉड कहा जाता है कि भगवान के नाम पर, ऑन द स्वेयर ऑफ गॉड, ये वर्ड इन्हीं ने ऐड करवाया था। ओके, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और आप बताइए कौन से शेड्यूल में मिनिस्टर्स और एमपीज MLAs की ओथ है, क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज इसको जाके रिवाइज करिए। ओके, सो नाउ चलते हैं आगे। ये था HV कामत का। और इनका एक फैक्ट और आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हम आगे देखेंगे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी अच्छी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। देन हम देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल को। इन सभी का नाम सबने सुना होगा, प्रीवियस ईयर आ चुका है। इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आज, सॉरी, शुरुआत में इन्होंने सजेस्ट किया था, लेकिन एजुकेशन को शुरुआत में कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखा गया, ये हमको पता है। सब शुरुआत में कहाँ था, स्टेट लिस्ट के अंदर था। ओके, जो कि बाद में किसके कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाल दिया गया। बट हमें पता है क्या, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सपोर्ट किया था किसने, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, कि भैया इसको कॉन्करेंट समवर्ती सूची में होना चाहिए। देन ये आर्टिकल 343 आर्टिकल में जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात थी, इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। और इन्हीं के नाम पर उत्कृष्ट मंत्री का अवार्ड दिया जाता है, जो कि 1995 से दिया जा रहा है, किसके, पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। आप बताइए कौन से स्टेट में है ये। सो चलते हैं आगे। ये हैं अगले शंभूनाथ शुक्ल जी। कौन, शंभूनाथ शुक्ल। ये भाई साहब क्या रहे हैं, लीगल एडवाइजर रहे हैं रीवा के महाराज के यहाँ। ओके, आखिरी रीवा के महाराजा कौन थे, आप एक बार इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए। सो विंध्य प्रदेश के ये CM भी रहे हैं, क्या रहे हैं, पहले CM भी रहे हैं जो इलेक्ट हो गया है, फर्स्ट इलेक्टेड CM ऑफ विंध्य प्रदेश, जो कि किस कौन से ग्रुप में था, ये आप बताइए। ओके, सो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, ये भाई साहब मध्य भारत के CM रह चुके हैं। और ये नॉमिनेट हुए थे कहाँ से, वही मध्य भारत के प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। देन एक और है हरिशंकर गौर जी। हरिशंकर गौर जी के बारे में अगर देखें तो भैया ये कहाँ से आते हैं, हम सबको पता है, सागर स्टेट, सागर से आते थे। सागर जिला, आज का जो MP का सागर जिला है, वहीं से बिलोंग करते हैं। और सागर की जो यूनिवर्सिटी है ये भी इन्हीं के नाम पर है। और इनका मेनली कंट्रीब्यूशन INA ट्रायल्स हुए थे। आई एम श्योर इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। INA ट्रायल के अंदर कौन वो 3 लोग थे जिनके ऊपर INA ट्रायल चला था, उनके नाम बताइए आप। और नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ याद करिए, वो तीनों नाम ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने सिविल मैरिज एक्ट को सपोर्ट किया और इन्हीं के नाम पे हमें यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ये मैंने बताया था आपको। और यही हरिशंकर गौर जी थे। याद है, एक और फैक्ट है इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये कहते हैं कि भाई हमें ये मान लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए। ओके, ये इनका स्टेटमेंट था हरिशंकर गौर जी का। ठीक है, और भी कई लोग थे, लेकिन अब इनमें से हम और किसको देखा जाए, जैसे एक और महत्वपूर्ण नाम है राधा बल्लभ विजयवर्गीय। आप नोट कर लीजिए करना चाहे तो, राधा विजयवर्गीय, राधा बल्लभ
विजयवर्गीय। ओके, इनका क्या योगदान रहा? इन्होंने भैया क्या करा, मित्र मंडल बनाया। क्या बनाया? मित्र मंडल, जो कि किसके लिए था? गरीब और पुअर एंड अनटचेबल्स के लिए। अनटचेबल्स कब बनाया? 1932 में। ठीक है, और ये कहाँ से? नरसिंहगढ़ से एज ए MLA आए थे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी? नरसिंहगढ़। ठीक है, इतने फैक्ट थे हमारे किस चीज़ से रिलेटेड? MP की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कि भैया किस किस ग्राउंड पे, और भी इसमें कई हैं लेकिन इतना से काफ़ी है, क्योंकि एक एक चीज़ को आप रटने जाओगे तो आई एम श्योर जरूर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसलिए जितना कम हो सका मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था वो रखने की कोशिश करिए। अच्छा, एक और चीज़ है, एक हमारे भोपाल से मैंने जिनका नाम लिया था, इसका मास्टर लाल सिंह। ओके, ये केवल ऐसे बंदे ऐसे थे जो भोपाल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, और इनका इनका मेनली दो कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने एक अपना जर्नल समाचार पत्र स्टार्ट करा था जिसका नाम था क्या? PP, प्रजा पुकार। ओके, सो याद कर सकते हो मास्टर लाल सिंह ने क्या करा? PP, प्रजा पुकार के नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा, और इसके बारे में 1938 में जो 1935 में सॉरी 1935 में हिंदू महासभा थी, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था इन्होंने। बस इतने फैक्ट हैं इसके अंदर, और कुछ भी ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं क्रिटिसिज्म, ये जो कि अभी MPPSC ने मेंस के अंदर 2023 में यही क्वेश्चन पूछा था। सो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? पहली चीज़ ये बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्या होती? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्या थे? नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड कितने थे इंडिया के अंदर आफ्टर मुस्लिम लीग को हटने के बाद? 73। और उसके पहले कितने थे? 93। और जो इलेक्टेड थे वो भी क्या थे? पार्टली इलेक्टेड। पार्टली बोले तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब हमने जिनको चुन के भेजा उनने बाद में किसी और को चुना। ठीक है, सो इसीलिए क्या बोला जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। और कहा जाता है दूसरे क्रिटिसिज्म में कि ये भाई एक संप्रभु बॉडी भी नहीं थी, सॉवरेन बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम किसके गुलाम थे उस समय? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन ने क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। हमने अपनी अपनी इच्छा से थोड़ी बनाई थी इसे। ठीक है, हमें फॉर्म करवाया किसने? ब्रिटेन ने। सो इसीलिए इसको सॉवरेन बॉडी भी नहीं माना जाता है। और बहुत ज़्यादा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम कंज्यूमिंग, इतना ज़्यादा समय लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा, इसमें भी अगर MPPSC कल के दिन खेलना चाहे तो खेल सकता है। क्यों? अगर आप इंडियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, भारतीय संसद की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको ये टाइम मिलेगा 2 साल 11 महीने 17 दिन। और ये अगर आ गया और MPPSC ने इसको माना तो सर अब क्या ही होगा जानते हैं? पूरी भीड़ का आंसर गलत होगा। अब पता नहीं कौन सा सही, क्योंकि डिफरेंस केवल एक ही दिन का है। सो कहा नहीं जा सकता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, मेनली लक्ष्मीकांत के अंदर और ज़्यादातर बुक्स में अभी तक जितना भी आया उसमें यही फॉलो हो रहा है। ओके, और कहा जाता है इसको डोमिनेट किसने किया? एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि केवल कांग्रेस ही कांग्रेस थी। और कुछ लोग तो कहते थे कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस। समझ रहे हो कि संविधान सभा क्या है? कांग्रेस ही तो है और कुछ है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ग्रैनविल ऑस्टिन की थी। ग्रैनविल ऑस्टिन की थी। ठीक है, और इसके अंदर कौन थे? लॉयर और केवल पॉलिटिशियन, इन्हीं की डोमिनेशन थी। ये भी एक क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है, आलोचना इसकी होती है। ठीक है, आलोचना। और फिर कहा जाता है कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने। लॉर्ड विस्काउंट साइमन, लॉर्ड VS LVS। देन विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि भैया ओनली वन मेजर कम्युनिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कौन थी? हिंदू। ओके, केवल यही रिप्रेजेंट कर रही। तो इतने सारे क्रिटिसिज्म हमने देखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन एक स्टेटमेंट बेस, मैं आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर बनेगा। अब इसमें हर स्टेटमेंट को आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल है कि किसने क्या बोला था, बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जो थोड़े छोटे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव में बन सके, मैंने उन्हीं को रखा है। अदरवाइज जैसे अम्बेडकर जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए तो वो काफ़ी
5-5 लाइन की स्टेटमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी है कि वहाँ पे वो पूछे। बट ये जो छोटी छोटी और प्लस इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी मैंने उनको डाल रखा है। जैसा ये अभी हमने देखा विस्कॉन्ट साइमन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। और ये देखिए विस्कॉन्ट साइमन ने ये स्टेटमेंट दी थी, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। सो यहाँ पे इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदू, ये इनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, केवल एक वन पार्टी बॉडी है, इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, ठीक है। और ये क्या कहती है, ये स्टेटमेंट, असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। समझ रहे हो, ये सभा क्या है, कांग्रेस है, विधानसभा ही, सॉरी विधानसभा नहीं, संविधान सभा, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। ये इनकी स्टेटमेंट थी, ओके। इसी में एक सर आइवर जाइनिंग है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल ड्राइव हुआ है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। समझ रहे हो, अब ये देखो स्टेटमेंट के अंदर भी ये दो स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट हो गई और ये स्टेटमेंट हो गई, ये केवल किससे 1935 से रिलेटेड है, 1935 से। तो ये क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा संविधान क्या है, कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तुमने वही तो पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और ऐसी ही स्टेटमेंट एक ये भाई साहब देते हैं, क्या नाम है इनका, PR देशमुख जी। ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। तो संविधान मूलतः और कुछ नहीं है, क्या है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, जिसमें केवल वयस्क मताधिकार को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। समझ रहे हो, 1935 प्लस एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। अच्छा, इन दोनों का और भी कई लोगों ने इसके ऊपर 1935 के ऊपर बोला कि भाई ये कुछ नहीं है, 1935 के कट कॉपी पेस्ट है, जिसपे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जवाब देते हैं। कौन, अम्बेडकर ही जवाब देते हैं, कहते हैं कि भाई जो 1935 का एक्ट है वो किसी की बापौती तो है नहीं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, अगर जो चीज़ हमारे देश के संविधान के लिए अच्छी होगी, ठीक है, वो उस पर किसी का कॉपीराइट है नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा, जो हमारे देश के लिए सूटेबल होगा, हम उसको लेंगे और हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, ओके। सो ये सफाई दी जाती है किसके द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा। सो आइवर जेनिंग, अब ये आइवर जॉनिंग क्या कहते हैं, एक और स्टेटमेंट, आइवर जेनिंग की अभी एक स्टेटमेंट हमने शायद और देखी थी, ये 1935 के ऊपर, और ऐसी एक ये लॉयर के ऊपर देते हैं क्या कि भैया ये तो क्या था, जो वकीलों का जो ग्रुप था उनका ही दल है, केवल वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज, ओके। सर आइवर जेनिंग ने ये स्टेटमेंट दी थी। अब ये के हनुमंतिया, इन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ी वैसी दी है, इन्होंने बोला है, देखो कुछ ने क्या बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो अन इंडियन है, कि भारत जो जैसा चाहता है वैसा नहीं है, ठीक है, जैसा होना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि अन गांधीयन, मतलब गांधीयन को फॉलो नहीं करा गया। सो ये भाई साहब कौन, हनुमंतिया जो रहते हैं, ये यही कहते हैं। हनुमंतिया नाम की एक कमेटी भी बनी होगी पंचायती राज के ऊपर, बताइएगा सर कब बनी थी, ठीक है। सो ये कहते हैं कि ये एग्जैक्टली उस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है जो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, ओके। यह ठीक उसी तरह का संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और ना ही इसकी परिकल्पना की थी। किसकी है ये, हनुमंतिया की स्टेटमेंट है, ओके, इसको भी याद रखिएगा। देन ये लोकनाथ मिश्र की स्टेटमेंट है, स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट। सो ये क्या बोलते हैं कि भाई हमने क्या करा है, एक तरीके जो वेस्टर्न पूरा जो पश्चिमी संविधान था उसी को पूरा क्या कर दिया, कट कॉपी पेस्ट कर दिया, पश्चिम की गुलामी भरी नकल है, और भी बहुत कुछ, पश्चिम के प्रति एक गुलामीपूर्ण समर्पण। ये किसकी स्टेटमेंट है, लोकनाथ मिश्र जी की, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि भैया हमने क्या करा है, केवल पूरा वेस्ट का कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, हमने इंडियन कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर। समझ रहे हो, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हो गई। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लिया, एक गांधीयन जी के खिलाफ देख लिया, एक ये देख लिया, और एक ये देख लिया ग्रैन्युल ऑस्टिन का, कि भाई ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस ही क्या थी, असेंबली ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ठीक है। और आइवर जेनिंग का 1935, PR देशमुख का विस्काउंट काइनिंग क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद ये लोकनाथ मिश्र हो गए, HV कामत, ये देखिए, ये अभी हमने HV कामत, ये मैं बोला था कि भाई हम आगे देखेंगे, ठीक है। HV कामत जी देखो ये क्या कहते हैं, एक सरकेज़म वे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ठीक है ठीक है, कटाक्ष करते हुए कहते हैं, अब पता नहीं किस सेंस में कहा गया, क्योंकि आज के मैंने डिबेट तो नहीं देखा है कि किस सेंस में बोला है, बट जो लिखा हुआ से ही समझ में आ रहा है। देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने अपनी सभा का सिंबल क्या रखा, देखो एक चीज़ यहाँ से रिवाइज होगी, प्रतीक चिन्ह क्या चुना था, हाथी, क्या चुना था, हाथी। तो ये कहते हैं कि शायद इसी बात को, मतलब इस बात को हमने क्या कर लिया, ज़्यादा सीरियस ले लिया, समझ रहे हो,
तो कहते हैं कि हमने इस बात को, हाथी को ज़्यादा सीरियस ले लिया, इसीलिए हमने अपना संविधान क्या कर दिया, हाथी जैसा बना दिया, इतना बड़ा संविधान बना दिया, समझ रहे हो, जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे पार्ट्स। सो इतना वॉल्यूमिनस, जो इतना बड़ा संविधान है, वो हमने क्यों बना दिया है, क्योंकि हमने जो सिंबल था हाथी, उसको सीरियसली ले लिया। यही चीज़ को कौन कहता है, एच वी कामत जी कहते हैं। सो ये, और ये कहाँ से आते हैं, अपने एमपी से, ठीक है, संविधान सभा के अंदर। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो सकता है आज या कल पूछ लिया जाए, क्योंकि इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, बट बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। सो अब ये एक और ग्रैनविल ऑस्टिन असेंबली फॉर्स, ये हमने देख लिया था, ठीक है। अब एक और चीज़, ये तो स्टेटमेंट देख लिया था, कुछ अब फैक्ट जैसे मुझसे छूट गए हैं, या कहीं से मुझे और फैक्ट मिलता है, सॉरी। हाँ, कुछ कुछ फैक्ट मेरे से छूट गए हैं, कुछ कहीं रह गया, तो मैंने उसके लिए एक स्लाइड ऐड कर दी है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा, एक स्लाइड और ऐड कर दी है, ठीक है। जैसे कि जो इसका कंसेप्ट था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का। संविधान सभा का पहली बार पूरे विश्व के अंदर जो कंसेप्ट दिया गया था, वो किसने दिया था सर, हेनरी मैन ने दिया था। तो इस बात को याद कर लीजिएगा। और एक और